हेलो, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ 2016 बैच का। क्या होती है ट्रेनिंग में, कैसे होती है ट्रेनिंग, क्या है सर्विस के पॉजिटिव्स, क्या है सर्विस के नेगेटिव्स। वर्दी का एक अलग चमक होती है और जब वर्दी सीने पे होती है तो सीना थोड़ा सा चौड़ा हो ही जाता है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू आप जिन सर्विसेज में जाते हैं उन सारे सर्विस की एकेडमी में से सबसे खूबसूरत अगर कोई एकेडमी है तो एनपीए है। जो इंटरनेशनल लेवल सुविधाएं आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारी वहाँ पर हैं। तो ये जान लीजिए कि ये जो ट्रेनिंग है ये पढ़ने लिखने से ज़्यादा आपके अपने पर्सनालिटी को, आपके अपने शरीर को ग्रूम करने की है। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं। जंगल अटैचमेंट होता है जिसमें 4 दिन का सर्वाइवल आपको होता है, आपको बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ आपको छोड़ा जाता है। और वो जंगल अटैचमेंट जो होता है वो जिंदगी के प्रति आपका नजरिया बदल देगा। उसके अलावा फेज 2 की जो सबसे अट्रैक्टिव चीज होती है वो होता है फॉरेन अटैचमेंट। जो लोग के अंदर ये जज्बा है कि वो वर्दी की चमक को बढ़ा सकते हैं। वर्दी आपको नहीं डिफाइन करती, आप वर्दी को डिफाइन करते हैं। यू कैन पुट सर्विस ओवर सेल्फ। खुद परेशान होकर भी किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका, आईपीएस सर्विस है आपके लिए एंड यू आर वर्दी ऑफ द वर्ल्ड। हेलो, आई एम आशुतोष द्विवेदी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन डेली नॉलेज ट्रैक। मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ 2016 बैच का, मतलब सीएससी एग्जामिनेशन 2015 से। और इस बार सीएससी 2017 में मेरी 70th रैंक आई है और मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलॉट हुई है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आईपीएस एज अ सर्विस के बारे में। जैसे कि डीएफ भरते समय कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये सर्विस क्या है, इसके क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या किसकी पर्सनालिटी इसको सूट करती है। तो हम लोग उस बारे में बात करेंगे आज, क्योंकि मैं जब इस बार का रिजल्ट आया तो मैं आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहा था और लगभग 75 to 80% ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो क्या है ट्रेनिंग में और क्या है इस सर्विस के अंदर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग ये देखें कि किस रैंक तक सीएससी में ये सर्विस मिल जाती है, तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 250 से 260 के आसपास लगभग हर साल वैकेंसीज के हिसाब से वेरी करता रहता है, जिस पे नॉर्मली जनरल कैंडिडेट्स को आईपीएस मिल जाता है। जैसे इस साल 245 तक मिला है, पिछले साल 267 तक मिला था, उसके पहले 242 तक मिला था। तो ये तो एक जनरल बात हो गई कि कहाँ तक, किस रैंक तक आप ये सर्विस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्या रैंक आई है। तो इसके बाद अगर हम ये बात करें कि हाँ आईपीएस क्या है। आईपीएस मीन्स इंडियन पुलिस सर्विस, जो कि भारत में जो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उन 3 में से एक है। और अगर हम बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो द प्राइम रोल ऑफ एनी आईपीएस ऑफिसर इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर in the district and as he progresses in the career in the zone or even in a state at the rank of Director General of Police. So क्या है ये law and order maintenance? Basically अगर हम सोचें कि पुलिस का काम क्या है, तो पुलिस के काम को हम लोग एक सेंटेंस में अगर डिफाइन करना चाहें तो वो है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम along with maintenance of peace in the society. So ये प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम और मेंटेनेंस ऑफ पीस इन द सोसाइटी, ये बात तो हमने एक सेंटेंस में बोल दी, लेकिन अगर इसको करने पर आए तो इसमें बहुत सारे काम हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, मतलब कि किस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में एसपी की तरह काम कर रहा है या एक डीआईजी की तरह काम कर रहा है या आईजी की तरह काम कर रहा है, जो भी उसका एरिया है वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बना के रखना जिससे पहला लक्ष्य ये रहता है कि क्राइम हो ही ना, और अगर क्राइम हो तो दूसरा स्टेप है उसका डिटेक्शन ऑफ क्राइम। अब ये जो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम है, इसी से निकल के आती है आईपीएस ऑफिसर की सबसे मजबूत बात और एक ऐसी चीज़ जिससे लोग पुलिस की नौकरी से थोड़ा घबराते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो किसी भी आईपीएस ऑफिसर के बारे में है कि ही विल बी एबल टू हेल्प द नीडिएस्ट ऑफ द नीडी। कोई भी आदमी जब अपने जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान होता है, चाहे वो सोसाइटल एलिमेंट्स के कारण परेशान हो या इवन नेचुरल एलिमेंट्स के कारण, कोई प्राकृतिक आपदा आई हुई है, अगर आग लग गई है, तो जब आदमी सबसे ज़्यादा परेशान होगा तो उसके दिमाग में ध्यान आता है कि हम पुलिस से मदद लेते हैं। वो सब जगह से परेशान होगा, उसको कहीं मदद नहीं मिलेगी, तो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होगा? पुलिस होगी फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो ये एक जो भावना है कि आप सबसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर पाएंगे, ये एक चीज़ होती है जो मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो मुझे अट्रैक्ट करती थी आईपीएस सर्विस की तरफ। अब इसके साथ ही एसोसिएटेड है इसका दूसरा पहलू, जिसके कारण कई सारे लोग पुलिस की नौकरी करने से घबराते हैं। चूँकि आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, आपके तरफ लोग एक्सपेक्टेशन से देख रहे हैं
कि अगर वो किसी समस्या में होंगे, किसी परेशानी में होंगे, तो आप उनकी मदद करेंगे। इसलिए आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं दे आर कंप्लीटली अनडिफाइंड। समाज में कभी भी समस्या हो सकती है, क्राइम कभी भी हो सकता है, एक एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, इसलिए आप हमेशा ड्यूटी पर हैं। यू आर 24 आवर्स ऑन ड्यूटी। इवन जो इंडियन पुलिस एक्ट 1861 है, इट ऑल्सो डिफाइंस कि एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी 24 आवर्स की होती है। थोड़ा व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं आती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ा अफेक्टेड रहती है, क्योंकि कभी रात में भी कॉल आ जाएगा। इवन अगर कॉल नहीं भी आता है तो आपको रेगुलरली गश्त पे जाना रहता है। लोअर लेवल फंक्शनरीज पेट्रोलिंग करते हैं, हायर लेवल फंक्शनरीज भी साथ में पेट्रोलिंग करते हैं, और कई बार औचक निरीक्षण या जिसको कहते हैं सरप्राइज चेक्स के लिए जाते हैं। लेकिन ये सारी जिनको भी हम कहें कि हाँ ये समस्याएं हैं, एक फिजिकल एक्टिविटी भी रहती है इस सर्विस के अंदर, आपको फिजिकली फिट होना रहता है और उससे ज़्यादा आपको मेंटली फिट होना रहता है। तो ये जो फिजिकल और मेंटल फिटनेस है, इसके लिए जो आपको एफर्ट करना पड़ता है, मुझे लगता है कि जब आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी नीडी की मदद कर सकते हैं, तब उसकी आंखों में जो चमक होती है, उस चमक को देखकर आप जितना भी एफर्ट करते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं, वो सारी चीज़ें आप भुला देते हैं, या वो सबसे बड़ा रिवार्ड है आपकी उस मेहनत का। सर्विस के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो लगभग सभी को पता है कि एसपी को एक बहुत बड़ा सा बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, पूरा पैराफर्नेलिया होता है उसके पास, गार्ड, आर्म्ड गार्ड्स उसके साथ, देयर आर मेनी पीएसओज मीन्स पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स। ये सारी चीज़ें इनको अलग हटा के देखिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप इससे मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे बहुत दिनों तक अपनी सर्विस के अंदर। इसीलिए जो लोग इन सारी चीज़ों को देख के आते हैं सर्विस में, वो कुछ दिनों में परेशान होने लगते हैं। असली चीज़ क्या है, असली मोटिवेशन क्या है कि आप सबसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर पा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई एक कि इस सर्विस के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। और पॉजिटिव में सबसे बड़ी चीज़ जो आपने कभी न कभी सुनी ही होगी कि वर्दी का एक अलग चमक होती है, और जब वर्दी सीने पे होती है तो सीना थोड़ा सा चौड़ा हो ही जाता है। तो अगर आपको वो सीना चौड़ा करना और किसी के आंख में वो चमक देखनी है अपने कार्यों की वजह से, तो आईपीएस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। अब अगर हम बात करें कि आईपीएस की ट्रेनिंग की, चूंकि मैं एक काफ़ी लंबा पोर्शन ट्रेनिंग का कर चुका था, काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख चुका था, तो आईपीएस की ट्रेनिंग को अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंडोर, एक है आउटडोर। इंडोर मतलब आपकी जो क्लासेस चलती हैं, जिनको वहाँ पे कहा जाता है कि डिफरेंट सेशंस होते हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं इंडोर सेशंस में, जैसे कि इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, और उसके साथ साथ से पुलिस मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पुलिस, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन, कुछ पोर्शन साइबर का भी रहता है, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस चीज़ पे भी एकेडमी का काफ़ी ध्यान रहता है। ये तो हो गए इंडोर सब्जेक्ट्स। और आउटडोर सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, और मेरे ख्याल से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद है, जहाँ पर आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वो जितनी भी सर्विसेज की एकेडमीज़ हैं, इस जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू आप जिन सर्विसेज में जाते हैं, उन सारे सर्विस की एकेडमीज़ में से सबसे खूबसूरत अगर कोई एकेडमी है तो वो एनपीए है। एनपीए हैदराबाद में 2-3 पहाड़ हैं जिनके ऊपर बसी हुई है, और लश ग्रीन कैंपस है, खूब बड़ा सा कैंपस है। उसमें आपके पास लगभग सारी सुविधाएं, जो इंटरनेशनल लेवल सुविधाएं आप इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी वहाँ पर हैं। चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो, चाहे वो गोल्फ ग्राउंड हो, चाहे वो पोलो ग्राउंड हो, या मोटरिंग के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज़ हों। इवन हमारे पास अब आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग के लिए वॉल भी है, इंटरनेशनल लेवल शूटिंग रेंज है, इंटरनेशनल लेवल एथलेटिक ट्रैक्स है। तो ये सारी चीज़ें जो एकेडमी में दी हुई हैं, इवन स्विमिंग पूल में जकूजी और स्पा भी है, जो लोग इसका आनंद लेना चाहें। तो ये सारी सुविधाएं जो दी गई हैं, उनका मेन पर्पज़ यही है, क्योंकि एक आईपीएस की ट्रेनिंग आपको एक ओवरऑल पर्सनालिटी के रूप में ग्रूम करती है। न सिर्फ आपको इंडोर के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जबकि जो मेन स्टे है वो आपका आउटडोर सब्जेक्ट्स है। अगर हम मोटा मोटी बात कर लें कि एक आईपीएस ट्रेनिंग का शेड्यूल, जो आईपीएस प्रोबेशनर है जो एकेडमी में है, उसका शेड्यूल क्या रहता है। देखिए, सुबह आपको लगभग 5 बजे फॉल इन होना होता है सुबह के आउटडोर के लिए। वहाँ पर इसको फॉल इन बोलते हैं, मीन्स सुबह आपको 5 बजे फॉल इन होना है। दैट मीन्स आपको ब्रश फ्रेश होकर के और विद शेविंग डन, यस यू हैव टू शेव एवरी डे बिफोर 5:45 और 5:50 वट एवर द टाइम में बी, वट एवर द फॉल इन इज। तो सुबह ये फॉल इन का टाइम होता है, और उसके बाद सुबह फॉल इन परेड के बाद फिर उसके बाद चालू होते हैं आपके सुबह के आउटडोर्स, जो कि लगभग सुबह के आउटडोर जो होता है वो सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक मॉर्निंग आउटडोर्स रहते हैं, जिसमें बेसिकली फिजिकल ट्रेनिंग रहता है, उसको पीटी बोलते भी हैं,
उसमें एक दिन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है वेर यू आर मेड टू स्ट्रेंथन योर मसल्स, और एक दिन कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें रनिंग है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मोटा मोटी अगर किसी को IPS की ट्रेनिंग करने के लिए जाना है तो उसको लगभग 2-2.5 किलोमीटर डेली दौड़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पर इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं भी दौड़ते हैं तो आप शुरुआत में आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली सिखाया जाएगा, आप उस लेवल पर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत चीज़ है ट्रेनिंग की कि आप ऐसे काम कर पाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे साथ, और मैं खुद स्पोर्ट्स में कोई बहुत आगे नहीं था पहले से, बचपन से, हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग थे जिनको 100-200 मीटर जब वो दौड़ते थे तो वो हाफ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ जो उस्ताद हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उन्होंने धीरे धीरे ऐसा ग्रेजुअली हम लोग को ट्रेन किया कि हम लोग 5 किलोमीटर रन, 12 किलोमीटर रन, इवन 25 किलोमीटर रूट मार्च तक बहुत आसानी से कर सके। तो सुबह की ये PT हो जाती है 7:30 बजे तक, उसके बाद आप वापस आते हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट करें, नहाएं धोएं, 9 बजे से आपका इंडोर चालू होता है। 9 बजे से 1:30 बजे तक इंडोर क्लासेस होती हैं जिसमें आपके डिफरेंट, जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए, लगभग 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। स्पेशल लॉज होते हैं कई सारे, और पुलिस लीडरशिप एंड पुलिस इन मॉडर्न इंडिया, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जो थियोरी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। वो टाइमिंग होती है 9 से 1:30 बजे तक। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद जब कैडर से अलॉट हो जाते हैं तो कैडर के रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस की क्लासेस चलती हैं, वो चलती हैं 2:20 तक। मीन्स आप 9 बजे से लेकर 2:20 तक आप इंडोर में क्लासेस करते हैं। 2:20 पे फिर आप जाके लंच वगैरह करते हैं, या जब क्लासेस नहीं चल रही हैं लैंग्वेज की तो 1:30 बजे। लंच के बाद लगभग 3:30 बजे ऑन एन एवरेज, माने डिपेंडिंग अपॉन क्या शेड्यूल है वो वेरी करता रहता है। 3:30 बजे से चालू होता है आउटडोर। तो जो शाम का आउटडोर है उसमें मेनली बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आउटडोर की अधिकतर एक्टिविटीज़ जो है वो शाम में होती हैं। 3:30 बजे से लेकर के लगभग 5:30, 5:15 तक आउटडोर का पीरियड रहता है, वो मैं भी बताऊंगा कि उन पीरियड्स में क्या क्या होता है। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक होता है और फिर गेम्स होता है। तो जो शुरुआती दौर होता है 3:30 से लेकर 5:15, 5:30 तक का आउटडोर का, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। वो शेड्यूल वीकली वेरी करता रहता है। जैसे कि उसमें ड्रिल होती है जिसको कॉमनली लोग परेड के नाम से जानते हैं, ड्रिल सिखाई जाती है। शूटिंग मीन्स फायरिंग जो होता है, वेपन ट्रेनिंग। तो जो फायरिंग है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको बंदूक दे देगी और आप जाके गोली चला रहे हैं, वो बेसिकली इट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ वेपन ट्रेनिंग, कि जो भी वेपन आप चला रहे हैं वो वेपन आप चलाएंगे कैसे, वो वेपन आप रख रखाव कैसे करेंगे उसकी स्ट्रिपिंग मीन्स उसको खोलेंगे कैसे, उसको फिर से जोड़ेंगे कैसे, और उसको मेंटेनेंस उसकी कैसे रखेंगे, वो सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। सो राइट फ्रॉम 303 राइफल, जो आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर पुलिस वालों के पास वो लकड़ी के बैनट वाली लंबी सी राइफल होती है, वहाँ से लेकर के 9mm पिस्टल जो कि आपका सर्विस वेपन होता है, MP5 जो आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर NSG कमांडोज जो रहते हैं वो लेके चलते हैं, जो क्लोज सिक्योरिटी में होते हैं SPG के, प्राइम मिनिस्टर के। MP5, कार्बाइन, AK-47, 51mm रॉकेट लॉन्चर, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये मेरे ख्याल से सबसे अट्रैक्टिव पार्ट रहता है ट्रेनिंग का, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग ये पहले नहीं किए होते हैं। तो शाम वाले में आपका ड्रिल हो गया, शूटिंग हो गई, आपका हॉर्स राइडिंग, यू हैव टू लर्न हॉर्स राइडिंग कंपल्सरीली। हॉर्स राइडिंग के अलावा डिफरेंट प्रकार की और जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि BOAC, बैटल ऑब्स्टेकल कॉम्बैट जो होता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये होता है 3:30 से लेकर 5:30 तक। फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक होता है, क्योंकि भाई इतनी रिगरस आउटडोर के बाद फिर आप कुछ जूसेस या कुछ केला वगैरह खाते हैं और थोड़ा सा रिफ्रेश होकर के देन यू गो फॉर द गेम्स। Games, all the games are compulsory in NPA. There are 5 games which are compulsory, that is volleyball, football, handball, basketball and hockey. ये पांचों गेम कंपलसरी होते हैं। बाकी इसके अलावा लगभग सारे गेम्स के लिए फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, राइट फ्रॉम लॉन टेनिस टू टेबल टेनिस टू स्क्वाश टू बिलियर्ड्स, क्रिकेट जो लोग खेलना चाहें वो आप अपने टाइम में खेल सकते हैं। उसके बाद लगभग 7, 7:15 तक आप फ्री हो जाते हैं। ये एक पूरा शेड्यूल होता है, क्योंकि फिर 7, 7:15 के बाद जाके आपको अपने इंडोर की चीज़ें पढ़नी भी हैं, और फिर चूंकि सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे फॉल इन है, मतलब 4:30 लगभग उठना होगा, बिकॉज यू हैव टू शेव एंड एवरीथिंग। तो लगभग जल्दी लोग वहाँ पे सो जाते हैं, 10, 10:30 बजे तक नॉर्मली लोग सो जाते हैं। एंड द मेस ऑफ NPA, द फूडिंग विच इज प्रोवाइडेड इन NPA इज द बेस्ट आई से ऑफ डिफरेंट कुजीन्स, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, क्योंकि बहुत सारे इंडिया के लगभग सारे भाग से वहाँ पे ट्रेनीज होते हैं, और न सिर्फ इंडिया बल्कि मालदीव, नेपाल और भूटान, इन 3 देशों के फॉरेन ट्रेनीज भी वहाँ पे आते हैं। तो सबके कुजीन का ध्यान में रखते हुए वहाँ पर मेस में खाना बनता है। सो वो मेरे ख्याल से वो फूड दैट इज़ द बेस्ट, बिकॉज यू हैव टू डू रिगरस ट्रेनिंग, एंड दिस वॉज अबाउट द ओवरऑल शेड्यूल वी कैन से, एंड दिस ट्रेनिंग जस्ट ट्रांसफॉर्म्स यू।
ये ट्रेनिंग मतलब सिर्फ आपको फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली स्ट्रांग बनाती है, और आपके फियर्स, आपके सारे जितने भी आपके लिमिटेशंस हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे इस चीज़ से डर लगता है, मुझे हाइट से डर लगता है, मैं ऊपर से कूद नहीं सकता, ये आपके सारे फियर्स इस ट्रेनिंग में यू कंकर ऑल ऑफ योर फियर्स। अब अगर बात करें अलग अलग अटैचमेंट्स की कि कहाँ कहाँ पर आप जाते हैं इस ट्रेनिंग में अटैचमेंट्स के दौरान, तो ये जान लीजिए कि ये जो ट्रेनिंग है ये पढ़ने लिखने से ज़्यादा आपके अपने पर्सनालिटी को, आपके अपने शरीर को ग्रूम करने की है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं। जैसे आपका ITBP अटैचमेंट होता है। ITBP अटैचमेंट वो मसूरी में होता है और उसमें सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स, राइट फ्रॉम राफ्टिंग, जो कि आजकल इतना ज़्यादा हो गया है कि एडवेंचर स्पोर्ट जैसा लगता भी नहीं है, कोई डर नहीं लगता उसमें, पर उसके अलावा बंजी जंपिंग और क्लिफ जंपिंग फ्रॉम अ क्लिफ इन द गैंगेस, और भी बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स जो होते हैं वो ITBP के मसूरी और ऋषिकेश में कराए जाते हैं। मसूरी में जाकर के जो सबसे अच्छी चीज़ होती है ITBP की, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, ये सारी चीज़ें भी कराई जाती हैं, जो कि एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और ये जान लीजिए कि आप में से जितने लोग भी ऐसे हैं जिनको ऊंचाई से डर लगता है, उनका वो डर पूरा खत्म हो जाएगा। आपको आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंब कराया जाएगा, आपको नेचुरल रॉक्स पे भी क्लाइंब कराया जाएगा, और ये क्लाइंबिंग आप वहीं पे करेंगे जहाँ पे ITBP, जो कि माउंटेनियरिंग के लिए मानी हुई पुलिस फोर्स है इंडिया के अंदर, वो जहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करते हैं रॉक क्लाइंबिंग की, सारे IPS ऑफिसर्स और उन साथ में जो फॉरेन ट्रेनिंग्स होते हैं वो सारे वहाँ पर जाके ट्रेनिंग करते हैं रॉक क्लाइंबिंग की। उसके अलावा स्लैदरिंग, रैपलिंग, बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड ITBP में। उसके अलावा एक IB का अटैचमेंट होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, जहाँ पे आपको बताया जाता है, क्योंकि IPS ऑफिसर्स ही हैं जो अधिकतर IB में जाते हैं डेपुटेशन पे, तो आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग की अलग अलग टेक्निक सिखाई जाती हैं, इंटरोगेशन की टेक्निक सिखाई जाती हैं, इंटरव्यू की टेक्निक सिखाई जाती हैं। वो IB ऑफिसर्स के साथ लगभग 2-3 दिन का अटैचमेंट होता है। उसके अलावा सिक्योरिटी मॉड्यूल होता है, कभी दिल्ली मेट्रो के साथ होता है, कभी किसी और ट्रांसपोर्टेशन के साथ होता है, जहाँ पे आप सीखते हैं कि इन जनरल ट्रांसपोर्ट की या जहाँ पे क्राउड ज़्यादा आ रहा है वहाँ की सिक्योरिटी आप कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके अलावा आपका एक आर्मी अटैचमेंट होता है, जहाँ सबको आर्मी के एक यूनिट के साथ लगाया जाता है सीखने के लिए कि आर्मी हमारी किन कंडीशंस में काम करती है और हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। इसके अलावा जो एक सबसे मज़ेदार और सबसे हम कहें दिलचस्प अटैचमेंट होता है वो होता है ग्रे हाउंड्स के साथ जंगल अटैचमेंट। ग्रे हाउंड्स जो है वो स्पेशलाइज्ड फोर्स है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स या जिनको अधिकतर आप नक्सलाइट या माओइस्ट कहते हैं, उनके कंट्रोल में लगी हुई है। तो वो जंगल अटैचमेंट होता है जिसमें 4 दिन का सर्वाइवल आपको होता है, आपको बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ आपको छोड़ा जाता है, और वो जंगल अटैचमेंट जो होता है वो ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया बदल देगा। जब आप वो 4 दिन करके आते हैं तो आप एक पूरी तरह से बदले हुए इंसान होते हैं। इसके साथ ही और कई छोटे मोटे अटैचमेंट्स भी होते हैं जो कि फेज़ 1 में होते हैं। इसके अलावा जो फेज़ 1 में एक सबसे ज़्यादा जो लोगों को आकर्षित करती है चीज़ वो होती है भारत दर्शन, जिसको बोलते हैं स्टडी कम कल्चरल टूर। तो भारत दर्शन में हम लोग को कई जोन्स में बांटा जाता है और अलग अलग जोन में, जैसे वेस्टर्न जोन में वेस्टर्न स्टेट्स के को जाके विजिट करते हैं। तो ये लगभग 15-20 दिन का एक अटैचमेंट होता है जिसमें आप जाके देखते हैं, देश के अलग अलग भागों में जाते हैं जहाँ पर आप पहले नहीं गए हैं या आपने पहले नहीं रहा हुआ है। उन जगहों पर जाके आप देखते हैं कि देश को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी किसी ने कहा था कि आप जिसको जानेंगे नहीं आप उसको प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए देश से प्रेम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप देश को जानें। ये भारत दर्शन जो होता है फेज़ 1 में होता है। तो फेज़ 1 जो होता है लगभग अक्टूबर-दिसंबर से पहले FC होता है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक, फिर दिसंबर से लेकर अगले साल अक्टूबर तक फेज़ 1 होता है। फेज़ 1 में ये सारी चीज़ें होती हैं। फेज़ 1 के बाद आप लगभग 8-9 महीने के लिए चले जाते हैं अपने रेस्पेक्टिव कार्डर्स में, जहाँ पे अपने ट्रेनर SPs के साथ आप अटैच रहते हैं। आप कुछ दिन के लिए किसी SHO के रूप में भी आप काम करते हैं। तो 7-8-9 महीने के लगभग वो जो DPT बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आप डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद वो एक तरह से एक इनिशियल एक्सपोजर लेकर के फील्ड का आप एक बार फिर से एकेडमी में आते हैं फेज़ 2 के लिए। वो जो फेज़ 2 है वो लगभग 2 से 3 महीने का होता है। उस फेज़ 2 में फिर से आपको बहुत सारे, मेनली उसमें ये डिस्कस किया जाता है कि आप जो सीख करके आए हैं उस पर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप डिस्कस करते हैं कि अच्छा हमने यहाँ पर ये सीखा था पर फील्ड में थोड़ा सा अलग दिखा हमें, तो इसको कैसे ठीक करना है, या जो फील्ड में आपने प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज फेस की उनको कैसे हैंडल करें, यहाँ पर आके आप फिर से एकेडमी के साथ डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा फेज़ 2 की जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ होती है वो होता है फॉरेन अटैचमेंट। फॉरेन अटैचमेंट के लिए अभी तक लगभग सारे IPS ऑफिसर्स को इजराइल भेजा जाता था,
क्योंकि इंडिया और इसराइल की जो सिक्योरिटी सिचुएशंस हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, वो लगभग सिमिलर हैं। वो भी अपने एक ट्रबल्ड नेबरहुड में बैठे हुए हैं, वो भी बहुत पहले से इंसर्जेंसी मिलिटेंसी जैसी चीज़ें झेल रहे हैं, वैसा मिलिटेंसी जैसी चीज़ हम भी झेल रहे हैं। तो इन सिमिलर सिक्योरिटी सिचुएशंस होने के कारण इसराइल में भेजा जाता है। इस बार से जैसा कि बातें चल रही थी एकेडमी में, अभी वो फाइनल नहीं हुआ है कि कुछ लोग को इसराइल भेजा जाएगा, कुछ लोग को रशिया भेजा जाएगा। अब देखते हैं वो आगे क्या होता है, बट अधिकतर जो होता है वो लोगों को इसराइल भेजा जाता है। ये तो बात हो गई पूरी की क्या होती है ट्रेनिंग में, कैसे होती है ट्रेनिंग, क्या है सर्विस के पॉजिटिव्स, क्या है सर्विस के नेगेटिव्स। अब एक चीज़ मैं इन जनरल कहना चाहूँगा, जब आप डीएफ भर रहे हैं या जब आप सर्विस का प्रेफरेंस खोज रहे हैं, प्लीज़ ये मत सोचिए कि ये सर्विस ऊपर है, ये सर्विस नीचे है, अधिकतर लोग ये सर्विस लेते हैं, फिर इस रैंक में ये सर्विस लेते हैं। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं सोचनी चाहिए। सारी सर्विसेज इक्वली इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अपना रोल है, सब अपना अपना योगदान कर रहे हैं देश की प्रगति में। एक आईएएस ओवरऑल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा है, एक आईपीएस लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर कर रहा है, एक आईआरएस इंश्योर कर रहा है कि कैसे देश का जो कोष है, देश का जो खजाना है वो बढ़ाया जाए, रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाया जाए। एक जो रेलवे की सर्विसेज हैं उनके लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो देश की लाइफलाइन जिसको कहा जाता है भारतीय रेल, उसको एफिशिएंटली चलाते रहें। तो सब लोग किसी न किसी तरीके से देश की सेवा में अपना योगदान कर रहे हैं। तो रादर देन ये सोचने के कि ये सर्विस अच्छी है, इसमें ये पर्क्स हैं, इसमें ये प्रिविलेजेस हैं, क्योंकि पर्क प्रिविलेजेस जो हैं वो लगभग सब में हैं और उनसे आप बहुत ज़्यादा दिनों तक मोटिवेट नहीं रह पाएंगे। जो मेरा ये बताने का पर्पज़ था वो ये था कि आप ये देखिए कि ये सारी चीज़ें हैं, ये है आईपीएस। क्या आप अपने व्यक्तिगत पर्सनालिटी को, क्या आप अपना जो आपका व्यक्तित्व है, आप उसको हिसाब से पाते हैं कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, मुझे इस काम में मज़ा आता है, हाँ ये काम मुझको सूट करता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस होंगे जिनको आप देखिए अलग अलग सर्विसेज के बारे में, और आपका व्यक्तित्व किस सर्विस से मेल खाता है उस सर्विस को प्रेफरेंस दीजिए। और फिर जो भी सर्विस मिले बढ़िया है, हम तो देश की सेवा करने आए हैं, चाहे इस रूप में करें या उस रूप में करें, हमें इससे क्या मतलब। तो अपना व्यक्तित्व और उस सर्विस की मैपिंग देखिए, अगर वो मिलता है तो बहुत अच्छा, इस हिसाब से सर्विस का प्रेफरेंस डालिए। और आईपीएस के बारे में जो लोग के अंदर ये जज्बा है कि वो वर्दी की चमक को बढ़ा सकते हैं, वर्दी आपको नहीं डिफाइन करती, आप वर्दी को डिफाइन करते हैं। जिन लोग के अंदर ये जज्बा है कि हाँ वो अगर उसको पहनेंगे तो उस वर्दी की चमक बढ़ेगी और अपना सीना चौड़ा करके वो वर्दी को पहन के चल सकते हैं, देश के लिए काम कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम कर सकते हैं, हु कैन पुट सर्विस ओवर सेल्फ, खुद परेशान होकर भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका, आईपीएस सर्विस है आपके लिए एंड यू आर वर्दी ऑफ द वर्दी। और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हो आईपीएस के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन कमेंट्स पे रिप्लाई कर सकूं। सो प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।